हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल निक स्टडी पॉइंट्स। व्हाट्सअप गाइस, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे एंड आप सबकी स्टडीज भी अच्छी चल रही होंगी। तो आज के सेशन में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 11th का जो आखिरी चैप्टर है, चैप्टर 19 रासायनिक समन्वय तथा एकीकरण, और ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हमारी एनसीईआरटी ऑडियो बुक कंप्लीट हो जाएगी जो न्यू एनसीईआरटी है उसके बेसिस पे। सो चलिए हम टाइम वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। प्लीज चेक करें जरूर जाकर। हर चैप्टर की एनसीईआरटी मैंने आपको वहां पर ही डाली है और आपको मिल जाएगी। और जल्दी मैं इसे एक कंबाइंड एनसीईआरटी के रूप में कंबाइंड एनसीईआरटी बनाकर भेज दूंगी, ताकि जो भी बच्चे हैं वो एक ही बार में पूरी एनसीईआरटी 11 की रिवाइज करना चाहें वो कर सकते हैं। और मैं इसकी प्लेलिस्ट बनाकर भी टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगी। सो टेलीग्राम जरूर चेक करें और टेलीग्राम और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें एंड अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। आप अध्ययन कर चुके हैं कि तंत्रिका तंत्र विभिन्न अंगों के बीच एक बिंदु दर बिंदु द्रुत समन्वय का कार्य करता है। तंत्रिकीय समन्वय काफी तेज लेकिन अल्प अवधि का होता है। तंत्रिका तंतुओं द्वारा शरीर की सभी कोशिकाओं का तंत्रिकायन नहीं होने के कारण कोशिकीय क्रियाओं के लिए तथा निरंतर नियमन के लिए एक विशेष प्रकार के समन्वय की आवश्यकता होती है। यह कार्य हार्मोन द्वारा संपादित होता है। तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र मिलकर शरीर क्रियात्मक कार्यों का समन्वय और नियंत्रण करते हैं। 19.1 अंतःस्रावी ग्रंथियां और हार्मोन। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाएं नहीं होती है, तब नलिका विहीन ग्रंथियां कहलाती है। इनका स्राव हार्मोन कहलाते हैं। हार्मोन की चिरसम्मत परिभाषा के अनुसार हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित रक्त में मुक्त किए जाने वाले रसायन हैं जो दूरस्थ लक्ष्य अंग तक पहुंचाए जाते हैं। परंतु इस परिभाषा को अब रूपांतरित किया गया है, जिसके अनुसार हार्मोन सूक्ष्म मात्रा में उत्पन्न होने वाले अपोषक रसायन हैं जो अंतःकोशिकीय संदेशवाहक के रूप में कार्य करते हैं। इस नई परिभाषा के अंतर्गत सुनियोजित अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित हार्मोन के अतिरिक्त कई नए अणु भी सम्मिलित हो जाते हैं। अकशेरुकियों में कम हार्मोन के साथ एक सरल अंतःस्रावी तंत्र होता है, जबकि कशेरुकियों में यह कई रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर उनमें समन्वय स्थापित करते हैं। यहाँ मानव अंतःस्रावी तंत्र का वर्णन किया गया है। 19.2 मानव अंतःस्रावी तंत्र। अंतःस्रावी ग्रंथियां और शरीर के विभिन्न भागों में स्थित हार्मोन स्रावित करने वाले ऊतक या कोशिकाएं मिलकर अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण करते हैं। पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल, अग्नाशय, पैराथायराइड, थाइमस और जनन ग्रंथियां नर में वृषण और मादा में अंडाशय हमारे शरीर के सुनियोजित अंतःस्रावी अंग हैं। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य अंग जैसे कि जठर या आंतरिक मार्ग, यकृत, वृक्क, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। मानव शरीर की सभी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हाइपोथैलेमस की संरचना और उनके कार्यों का संक्षिप्त विवरण अगले भाग में दिया गया है। 19.2.1 हाइपोथैलेमस। जैसे कि आप जानते हैं कि हाइपोथैलेमस डायंसेफेलॉन अग्र मस्तिष्क पश्च का आधार भाग है और ये शरीर के विभिन्न प्रकार के कार्यों का नियंत्रण करते हैं। इसमें हार्मोन का उत्पादन करने वाली कई तंत्रिका स्रावी कोशिकाएं होती है, जिन्हें न्यूक्ली कहते हैं। ये हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्राव का नियंत्रण करते हैं। हाइपोथैलेमस से स्रावित होने वाले हार्मोन दो प्रकार के होते हैं: मूलक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन से स्राव को प्रेरित करते हैं, और निरोधी हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन को रोकते हैं। उदाहरणार्थ, हाइपोथैलेमस से निकलने वाला गोनेडोट्रोपिन मुक्तकारी हार्मोन के स्राव पीयूष ग्रंथि में गोनेडोट्रोपिन हार्मोन के संश्लेषण एवं स्राव को प्रेरित करता है। वहीं दूसरी ओर हाइपोथैलेमस से ही स्रावित सोमेटोस्टेटिन हार्मोन पीयूष ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन के स्राव का रोधक है। यह हार्मोन हाइपोथैलेमस की तंत्रिका कोशिका से प्रारंभ होकर तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका सिरों पर मुक्त कर दिए जाते हैं। यह हार्मोन निवाहिका परिवहन तंत्र द्वारा पीयूष ग्रंथि तक पहुंचते हैं और अग्र पीयूष ग्रंथि के कार्यों का नियमन करते हैं। पश्च पीयूष ग्रंथि का तंत्रिकीय नियमन सीधे हाइपोथैलेमस के अधीन होता है। 19.2.2 पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि एक सेलेटरसिका नामक अतल गुहा में स्थित होती है और एक व्रंत द्वारा हाइपोथैलेमस से जुड़ी रहती है। आंतरिकी के अनुसार पीयूष ग्रंथि एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस नामक दो भागों में विभाजित होती है। एडिनोहाइपोफाइसिस दो भागों का बना होता है: पार्स डिस्टालिस और पार्स इंटरमीडिया। पार्स डिस्टालिस को साधारणतया अग्र पीयूष ग्रंथि कहते हैं, जिससे वृद्धि हार्मोन सोमेटोट्रोपिन, जीएच, प्रोलैक्टिन या मेमोट्रोपिन, थायराइड प्रेरक हार्मोन टीएसएच, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक एसीटीएच या कार्टिकोट्रोपिन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एलएच और पूर्णिका प्रेरक हार्मोन एफएसएच का स्राव करता है। पार्स इंटरमीडिया एकमात्र हार्मोन लिसेनाइट प्रेरक हार्मोन, एलेनोसाइट प्रेरक हार्मोन या एमएसएच या मेलानोट्रोपिन का स्राव करता है। यद्यपि मानव में पार्स इंटरमीडिया मध्य पिंड पार्स डिटालिस दूरस्थ पिंड में लगभग जुड़ा हुआ होता है। न्यूरोहाइपोफाइसिस पार्स नर्वोसा या पश्च पीयूष ग्रंथि यह हाइपोथैलेमस द्वारा उत्पादित किए जाने वाले हार्मोन ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन का संग्रह और स्राव करती है।
ये हार्मोन वास्तव में हाइपोथैलेमस द्वारा संश्लेषित होते हैं और तंत्रिकाक्ष से होते हुए पश्च पीयूष ग्रंथि में पहुंचा दिए जाते हैं। जीएच के अतिरिक्त स्राव से शरीर की असामान्य वृद्धि होती है जिसे जाइगोटिज्म अतिकायता कहते हैं और इसके अल्प स्राव से वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है जिसे पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म कहते हैं, वनपन या वामनता। वयस्कों में विशेष रूप से मध्य आयु वर्ग के लोगों में वृद्धिकारी हार्मोन के अतिरिक्त स्राव से अत्यधिक विकृति विशेषतः चेहरे की हो जाती है जिसे अतिकायता एक्रोडिगैली कहते हैं। इससे गंभीर जटिलताएं उत्पन्न हो सकती है तथा यदि नियंत्रित न किया जाए तो समय से पूर्व मृत्यु भी हो सकती है। जीवन के प्रारंभिक काल में रोग की पहचान बहुत कठिन है तथा अधिकतर मामलों में अनेक वर्षों तक रोग का पता ही नहीं चलता है जब तक कि बाह्य अभिलक्षण दिखाई नहीं देने लगे। प्रोलैक्टिन हार्मोन स्तन ग्रंथियों की वृद्धि और उनमें दुग्ध निर्माण का नियंत्रण करता है। थायराइड प्रेरक हार्मोन थायराइड ग्रंथियों पर कार्य कर उनसे थायराइड हार्मोन के संश्लेषण और स्राव को प्रेरित करता है। एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन एसिटेट एड्रिनल वॉल्कल पर कार्य करता है और इसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स नामक स्टेरॉइड हार्मोन के संश्लेषण और स्रावण के लिए प्रेरित करता है। ल्यूटिनाइजिंग और पुटिका प्रेरक हार्मोन जननांगों की क्रिया को प्रेरित करता है और लिंगी हार्मोन का उत्पादन करते हैं, अतः गोनेडोट्रोपिन कहलाते हैं। नरों में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड्रोजन नामक हार्मोन के संश्लेषण और स्राव के लिए प्रेरित करता है। इसी तरह नरों में पुटिका प्रेरक हार्मोन और एंड्रोजन शुक्र जनन को नियंत्रित करता है। मादाओं में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन पूर्ण विकसित पुटिका और ग्राफिन पुटिका सेंडोसर को प्रेरित करता है और ग्राफिन पुटिका के बीच के भाग कॉर्पस ल्यूटेम बनाता है। पुटिका प्रेरक हार्मोन मादाओं में अंडाशय पुटिकाओं की वृद्धि और परिवर्धन को प्रेरित करता है। मेलानोसाइट प्रेरक हार्मोन मेलानोसाइट्स मेलानिन युक्त कोशिकाओं पर क्रियाशील होता है तथा त्वचा की वर्णकता का नियमन करता है। ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर की चिकनी पेशियों पर कार्य करता है और उनका संकुचन को प्रेरित करता है। मादाओं में यह प्रसव के समय गर्भाशय पेशियों की संकुचन और दुग्ध ग्रंथियों से दूध के स्राव को प्रेरित करता है। वैसोप्रेसिन मुख्यतः रक्त की दूरस्थ संबंधित नलिका से जल एवं आयनों के पुनर्अवशोषण को प्रेरित करता है जिससे मूत्र के साथ साथ जल का डायूरेसिस कम हो, अतः इसे प्रतिमुद्रण हार्मोन या एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी कहते हैं। एडीएच के संश्लेषण अथवा स्रावण को प्रभावित करने वाली विकृति के परिणाम स्वरूप रक्त की जल संरक्षण की क्षमता में ह्रास हो जाता है, फलतः जल का ह्रास एवं निर्जलीकरण हो जाता है। इस स्थिति को उदक में डायबिटीज इंसिपिडस कहते हैं। 19.2.3 पीनियल ग्रंथि अग्र मस्तिष्क के पृष्ठीय या ऊपरी भाग में स्थित होती है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। मेलाटोनिन हमारे शरीर की दैनिक लय 24 घंटे के नियमन का एक महत्वपूर्ण कार्य है। उदाहरण के लिए सोने जागने की चक्र एवं शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करना। इन सब के अतिरिक्त मेलाटोनिन उपाचय वर्णकता मासिक आर्धव चक्र प्रतिरक्षा क्षमता को भी प्रभावित करता है। 19.2.4 थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर से दो पालियों से बना होता है। दोनों पालियां संयोजी ऊतक के पतली पल्लीनुमा स्तंभ से जुड़ी रहती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और वर्णन ऊतकों की बनी होती है। प्रत्येक थायराइड पुटक एक गुहा को घेरे हुए कोशिकाओं से निर्मित होते हैं। ये पुटक कोशिकाएं दो हार्मोन टेट्राआयोडो थायरोनिनस T4 अथवा थायरोक्सिन तथा ट्राइआयोडोथायरोनिन T3 का संश्लेषण करती है। थायराइड हार्मोन के सामान्य दर से संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से अवथायरॉइडता एवं थायराइड ग्रंथि की वृद्धि से, जिसे साधारण गलगंड कहते हैं, गर्भावस्था के समय अवथायरॉइडता के कारण गर्भ में विकसित हो रहे बालक की वृद्धि विकृत हो जाती है। इससे बच्चे की अवरोधित वृद्धि क्रिटेनिज्म या वामनता तथा मंदबुद्धि, त्वचा असामान्यता, मुख बधिरता आदि हो जाती है। वयस्क स्त्रियों में अवथायरॉइडता मासिक चक्र को अनियमित कर देता है। थायराइड ग्रंथि के कैंसर अथवा इसमें गांठों की वृद्धि से थायराइड हार्मोन के संश्लेषण की दर सामान्य रूप से अधिक हो जाती है। इस स्थिति को थायराइड अतिक्रिया कहते हैं, जो शरीर की कार्यकी पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। थायराइड हार्मोन आधारित उपापचय दर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये हार्मोन लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया में भी सहायता करते हैं। थायराइड हार्मोन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा के उपापचय संश्लेषण और विखंडन को भी नियंत्रित करते हैं। जल और विद्युत अपघट्यों का नियमन भी थायराइड हार्मोन प्रभावित करते हैं। थायराइड ग्रंथि से एक प्रोटीन हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन का भी स्राव होता है, जो रक्त में कैल्शियम स्तर को नियंत्रित करता है। नेत्रोत्सेदी गलगंड एक्सोऑप्थेल्मिक ग्वाइटर थायराइड अतिक्रियता का एक रूप है। थायराइड ग्रंथि में वृद्धि नेत्र गोलियों का बाहर की ओर बढ़ना, आधारित उपापचय दर में वृद्धि और बाहर में ह्रास के विलक्षण है। इसे ग्रेव्स रोग भी कहते हैं। 19.2.5 पैराथायराइड ग्रंथि मानव में 4 पैराथायराइड ग्रंथि थायराइड ग्रंथि की पश्चिम सतह पर स्थित होती है। थायराइड ग्रंथि की दो पालियों पर प्रत्येक में एक जोड़ी पैराथायराइड ग्रंथि पाई जाती है, जो पैराथायराइड हार्मोन नामक एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। पीटीएच का स्राव रक्त के साथ परिसंचरित कैल्शियम आयन के द्वारा नियमित होता है। पैराथायराइड हार्मोन में कैल्शियम 2+ के स्तर को बढ़ाता है। पीटीएच अस्थियों पर कार्य कर अस्थि शोषण, विघटन या विखनिजनन प्रक्रम में सहायता करता है। पीटीएच रक्त
नलिकाओं को CO2+ के पुनरावशोषण तथा पचित भोजन से CO2+ के अवशोषण को भी प्रेरित करता है। अतः स्पष्ट है कि PTH एक अति कैल्शियम रक्तता हार्मोन है, क्योंकि यह रक्त में CO2+ स्तर को बढ़ाता है। यह थायरोकैल्सिटोनिन के साथ मिलकर यह शरीर में CO2+ के स्तर को बढ़ाता है। TCT के साथ मिलकर यह शरीर में CO2+ का संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 19.2.6 थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि महाधमनी के उत्तर पक्ष पर उरोधि के पीछे फेफड़ों के बीच स्थित एक पायलयुक्त संरचना है। थाइमस ग्रंथि प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ये ग्रंथि थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। थाइमोसिन T लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाते हैं, जो कोशिका माध्य प्रतिरक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त थाइमोसिन तरल प्रतिरक्षा के लिए प्रतिजैविक उत्पादन को भी प्रेरित करते हैं। बढ़ती उम्र के साथ थाइमस का अपघटन होने लगता है, फलस्वरूप थाइमोसिन का उत्पादन घट जाता है। इसी के परिणाम स्वरूप प्रदों में प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया कमजोर पड़ जाती है। 19.2.7 अधिवृक्क ग्रंथि। हमारे शरीर में प्रत्येक वृक्क के अग्रभाग में स्थित एक जोड़ी अधिवृक्क ग्रंथियां होती है। ग्रंथियां दो प्रकार के ऊतकों से निर्मित होती है। ग्रंथि के बीच में स्थित ऊतक अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी ओर स्थित ऊतक अधिवृक्क वल्कुट कहलाता है। अधिवृक्क मध्यांश दो प्रकार के हार्मोन का स्राव करती है, जिसे एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन और नॉर एड्रेनालिन या नॉर एपिनेफ्रिन कहते हैं। इन्हें सम्मिलित रूप से कैटेकोलमिनस कहते हैं। एड्रेनल और नॉर एड्रेनालिन किसी भी प्रकार के दबाव या आपातकालीन स्थिति में अधिकतर तेजी से स्रावित होते हैं। इसी कारण ये आपातकालीन हार्मोन या युद्ध हार्मोन या फ्लाइट हार्मोन कहलाते हैं। ये हार्मोन सक्रियता तेजी से आंखों की पुतलियों के फैलाव, रोंगटे खड़े होना, पसीना आदि को बढ़ाते हैं। दोनों हार्मोन हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता और श्वसन दर को बढ़ाते हैं। कैटेकोलैमिन ग्लाइकोजन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ जाता है। साथ ही लिपिड और प्रोटीन के विखंडन को भी प्रेरित करते हैं। अधिवृक्क वल्कुट को 3 परतों में विभाजित किया जाता है: जोना रेटिकुलरिस आंतरिक परत, जोना पेसिकुलेटा मध्य परत, जोना ग्लोमेरुलोसा बाहरी परत। अधिवृक्क वल्कुट कई हार्मोन का स्राव करता है, जिन्हें सम्मिलित रूप से कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन कॉर्टिकॉइड, जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड कार्बोहाइड्रेट के उपापचय में संलग्न होते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड कहलाते हैं। हमारे शरीर में कॉर्टिसोल मुख्य ग्लूकोकॉर्टिकॉइड है। जल और मुख्य विद्युत अपघट्यों का संतुलन करने वाले कॉर्टिकोस्टेरॉइड मिनरल कॉर्टिकॉइड्स कहलाते हैं। हमारे शरीर में एल्डोस्टेरोन मुख्य मिनरल कॉर्टिकॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस वसा अपघटन और प्रोटीन अपघटन को प्रेरित करता है तथा अमीनो अम्ल के कोशिकीय ग्रहण और उपयोग को अवरोधित करते हैं। कॉर्टिकोसोल हृदय संवहनी तंत्र के रखरखाव तथा वृक्क की क्रियाओं में भी संलग्न होता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एवं विशेष रूप से कॉर्टिकोसोल प्रतिशोध प्रतिक्रियाओं को प्रेरित करते हैं तथा प्रतिरक्षा तंत्र की प्रतिक्रियाओं को अवरोधित करता है। कॉर्टिकोसोल लाल रुधिर कोशिकाओं के उत्पादन को प्रेरित करता है। एल्डोस्टेरोन मुख्यतः वृक्क नलिकाओं पर कार्य करते हैं और Na+ एवं जल के पुनरावशोषण तथा K+ व फॉस्फेट आयन के उत्सर्जन को प्रेरित करता है। इस प्रकार एल्डोस्टेरोन विद्युत अपघट्यों, शरीर के द्रव के आयतन, परासरणी दाब और रक्त दाब को बनाए रखने में सहायक है। एड्रिनल वल्कुट द्वारा कुछ मात्रा में एंड्रोजेनिक स्टेरॉइड का भी स्राव होता है, जो यौवनारंभ के समय अक्षीय रोम, जघन रोम तथा मुख आनन रोम की वृद्धि में भूमिका अदा करता है। एड्रिनल वल्कुट द्वारा हार्मोन के अल्प स्रावन के कारण कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण अत्यंत दुर्बलता एवं थकावट का अनुभव होता है तथा एडिसन रोग हो जाता है। 19.2.8 अग्नाशय। अग्नाशय एक संयुक्त ग्रंथि है जो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों के रूप में कार्य करती है। अंतःस्रावी अग्नाशय लैंगरहैंस द्वीपों से निर्मित है। साधारणतः मनुष्य के अग्नाशय में 10 से 20 लाख लैंगरहैंस द्वीप है, जो अग्नाशय ऊतकों का 1 से 2% होता है। प्रत्येक लैंगरहैंस द्वीप में कुछ मुख्य रूप से 2 प्रकार की कोशिकाएं होती है, जिन्हें अल्फा और बीटा कोशिकाएं कहते हैं। अल्फा कोशिकाएं का ग्लूकागॉन तथा बीटा कोशिकाएं इंसुलिन हार्मोन का स्रावन करती है। ग्लूकागॉन एक पेप्टाइड हार्मोन है, जो सामान्य रक्त शर्करा के स्तर के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। ग्लूकागॉन मुख्य रूप से यकृत कोशिकाओं पर कार्य कर ग्लाइकोजन अपघटन को प्रेरित करता है, जिसके फलस्वरूप रक्त शर्करा का स्तर बढ़ जाता है। इसके अतिरिक्त पेट ग्लूकोनियोजेनेसिस की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है, जिससे कि हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होती है। ग्लूकागॉन कोशिकीय शर्करा के अभिकरण और उपयोग को कम करता है, अतः ग्लूकागॉन हाइपरग्लाइसिक हार्मोन है। इंसुलिन भी एक प्रोटीन हार्मोन है, जो ग्लूकोज समस्थापन के नियमन में मुख्य भूमिका निभाता है। इंसुलिन मुख्यतः हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट पर कार्य करता है और कोशिकीय ग्लूकोज अभिकरण और उपयोग को बढ़ाता है। इसके फलस्वरूप ग्लूकोज तीव्रता से रक्त हेपेटोसाइट और एडिपोसाइट में जाता है और तथा रक्त शर्करा का स्तर कम हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन लक्ष्य कोशिकाओं में ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी प्रेरित करता है। रक्त में ग्लूकोज समस्थापन का नियमन सम्मिलित रूप से 2 हार्मोन इंसुलिन और ग्लूकागॉन द्वारा होता है। लंबी अवधि तक हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता होने पर डायबिटीज मेलिटस मधुमेह बीमारी हो जाती है, जो मूत्र के साथ शर्करा का हाथ और हानिकारक पदार्थों जैसे कीटोन बॉडीज के निर्माण से जुड़ी रहती है। मधुमेह के मरीजों का इंसुलिन द्वारा सफलतापूर्वक उपचार किया जाता है।
वृषण, नर में उदर पेटू के बाहर वृषण कोश में एक जोड़ी वृषण स्थित होते हैं। वृषण प्राथमिक लैंगिक अंग के साथ अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में भी कार्य करते हैं। वृषण शुक्रजन नलिका और भरणीय अंतराली ऊतक का बना होता है। लिंग कोशिकाएं, अंतराली कोशिकाएं अंतनाली के स्थानों में उपस्थित होती है और एंड्रोजन या नर हार्मोन तथा टेस्टोस्टेरोन का मुख्य स्राव करती है। एंड्रोजन नर के सहायक जनन अंगों एपिडिडाइमस, शुक्रवाहिका, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्रंथि, यूरेथ्रा आदि के परिवर्धन, परिपक्वन और क्रियाओं का नियमन करती हैं। ये हार्मोन पेशीय वृद्धि, मुख और अक्षीय रोम की वृद्धि, क्रोधात्मकता, निम्न स्वरमान या आवाज इत्यादि को उत्तेजित करते हैं। एंड्रोजन शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया में प्रेरक भूमिका निभाते हैं। एंड्रोजन केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पर कार्य कर नर लैंगिक व्यवहार लिबिडो को प्रभावित करते हैं। ये हार्मोन प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर उपापचयी प्रभाव डालते हैं। 19.2.10 अंडाशय, मादाओं के उदर में अंडाशय का एक युग्म होता है। अंडाशय एक प्राथमिक मादा लैंगिक अंग है जो प्रत्येक मासिक चक्र में एक अंडे को उत्पादित करते हैं। इसके अतिरिक्त अंडाशय दो प्रकार के स्टेरॉइड हार्मोन समूहों का भी उत्पादन करते हैं जिन्हें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं। अंडाशय अंडकोष्ठक और भ्रूण ऊतक का बना होता है। एस्ट्रोजन का संश्लेषण एवं स्राव प्रमुख रूप से परिवर्धित हो रहे अंडाशय पुटकों द्वारा होता है। अंडोत्सर्ग के पश्चात विखंडित पुटिका कार्बोस्यूटम में बदल जाता है जो कि मुख्यतः प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्राव करती है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक अंगों की वृद्धि तथा क्रियाओं का प्रेरण, अंडाशय पुटिकाओं का परिवर्तन, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकटन जैसे उच्च आवाज की स्वरमान, स्तन ग्रंथियों का परिवर्तन इत्यादि अनेक क्रियाएं करते हैं। एस्ट्रोजन स्त्रियों के लैंगिक व्यवहार का नियामक भी है। प्रोजेस्टेरोन प्रसवता में सहायक होता है। प्रोजेस्टेरोन दुग्ध ग्रंथियों पर भी कार्य कर दुग्ध संग्रह कुपिकाओं के निर्माण और दुग्ध के स्राव में सहायता करते हैं। 19.3 हृदय वृक्क और जठर आंतरिक पथ के हार्मोन। अब तक आप अंतःस्रावी ग्रंथियों और उनके कार्य हार्मोन के बारे में समझ चुके होंगे। लेकिन भी पहले इंगित किया जा चुका है कि हार्मोन का स्राव कुछ अन्य अंगों द्वारा भी होता है जो अंतःस्रावी ग्रंथियां नहीं हो। उदाहरण के लिए हृदय के आलेंद्रित्य द्वारा एक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जिन्हें एट्रियल नाइट्रोरेटिक कारक ANF कहते हैं। ये रक्तदाब को कम करता है। जब रक्तदाब बढ़ जाता है तो NF का स्राव इसकी क्रिया के फलस्वरूप रक्तवाहिकाएं विस्फारित हो जाती है तथा रक्तदाब कम हो जाता है। वृक्क की जक्स्टामेडुलर कोशिकाएं इरिथ्रोपोइटिन नामक हार्मोन का उत्पादन करती है जो रक्ताणु की उत्पत्ति RBC के निर्माण को प्रेरित करता है। जठर आंतरिक पथ के विभिन्न भागों में उपस्थित अंतःस्रावी कोशिकाएं चारमुखी पेप्टाइड हार्मोन का स्राव करती है। गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलेसिस्टोकाइनिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड GIP। गैस्ट्रिन जठर ग्रंथियों पर कार्य कर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और पेप्सिडोजन के स्राव को प्रेरित करता है। सेक्रेटिन बहिस्रावी अग्नाशय पर कार्य करता है और जल तथा बाइकार्बोनेट आयनों के स्राव को प्रेरित करता है। कोलेसिस्टोकाइनिन अग्नाशय और पित्ताशय दोनों पर कार्य कर क्रमशः अग्नाशय एंजाइम और पित्त रस के स्राव को प्रेरित करता है। GIP जठर स्राव और उसकी गतिशीलता को अवरुद्ध करता है। अनेक अन्य ऊतक जो अंतःस्रावी नहीं है कई हार्मोन का स्राव करते हैं जिन्हें वृद्धि कारक कहते हैं। ये वृद्धि कारक ऊतकों की सामान्य वृद्धि और उनकी मरम्मत और पुनर्जनन के लिए आवश्यक है। 19.4 हार्मोन की क्रियाविधि। हार्मोन लक्ष्य ऊतकों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही विशिष्ट प्रोटीन से जुड़कर अपना प्रभाव डालते हैं। लक्ष्य कोशिका झिल्लियों पर उपस्थित हार्मोन ग्राही झिल्ली योजित ग्राही और कोशिकाओं के अंदर उपस्थित ग्राही अंतराकोशिकीय ग्राही कहलाते हैं जिसमें से अधिकांश केंद्र में उपस्थित होते हैं। हार्मोन ग्राहियों के साथ जुड़कर हार्मोन ग्राही सम्मिश्र का निर्माण करता है। प्रत्येक ग्राही सिर्फ एक हार्मोन के लिए विशिष्ट होता है। अंतर्ग्राही विशिष्ट होते हैं। हार्मोन ग्राही सम्मिश्र के बनने से लक्ष्य ऊतक में कुछ जैव रासायनिक परिवर्तन हो जाता है। लक्ष्य ऊतक में उपापचय एवं कार्यकी का नियमन हार्मोन द्वारा होता है। रासायनिक प्रकृति के आधार पर हार्मोन को कुछ समूहों में विभाजित किया गया है। पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, प्रोटीन हार्मोन जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागॉन, पीयूष ग्रंथि हार्मोन, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। स्टेरॉइड उदाहरण के लिए कोर्टिसोल, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडायल और प्रोजेस्टेरोन। आइडोथायरोनिन थायराइड हार्मोन। अमीनो अम्लों के व्युत्पन्न उदाहरण के लिए एपिनेफ्रिन। जो हार्मोन झिल्ली योजित ग्राहियों से क्रिया करते हैं वे साधारणतया लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश नहीं कर पाते हैं लेकिन द्वितीयक संदेशवाहकों का उत्पादन कर जैसे कि चक्रीय AMP, IP3CA2+ आदि अंततः कोशिकीय उपापचय का नियमन करते हैं। अंततः कोशिकीय ग्राहियों से क्रिया करने वाले हार्मोन जैसे स्टेरॉइड हार्मोन, आइडोथायरोनिन आदि हार्मोन ग्राही सम्मिश्र एवं जीनोम के पारस्परिक क्रिया से जीन की अभिव्यक्ति तथा गुणसूत्र क्रिया का नियमन करते हैं। संयुक्त जैव रासायनिक क्रियाएं शरीर की कार्यकी तथा वृद्धि को प्रभावित करती हैं। चैप्टर्स कंप्लीट और समरी करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ विशेष प्रकार के रसायन हार्मोन की तरह कार्य कर मानव शरीर में रासायनिक समन्वय, एकीकरण और नियमन प्रदान करते हैं। ये हार्मोन कुछ विशेष कोशिकाओं में अंतःस्रावी ग्रंथियों तथा हमारे शरीर अंगों की वृद्धि, उपापचय एवं विकास को नियमित करते हैं। अंतःस्रावी तंत्र का निर्माण हाइपोथैलेमस, पीयूष, पीनियल, थायराइड, अधिवृक्क, अग्नाशय, पैराथाइमस और जनन
प्रश्न और अंडाशय द्वारा होता है। इसके साथ ही कुछ अन्य जैसे आंतरिक पथ, वृक्क, हाइपोथैलेमस, हृदय आदि भी हार्मोन का उत्पादन करते हैं। हाइपोथैलेमस द्वारा 7 मुक्तकारी हार्मोन और 3 निरोधी हार्मोन का उत्पादन होता है, जो पीयूष ग्रंथि पर कार्य कर उनसे उत्सर्जित होने वाले हार्मोन के संश्लेषण और स्रावन का नियंत्रण करते हैं। पीयूष ग्रंथि 3 मुख्य भागों में विभक्त होती है: पार्स डिजिटालिस, पार्स इंटरमीडिया, पार्स नर्वोसा। पार्स डिजिटालिस द्वारा 6 ट्रॉपिक हार्मोन का स्रावन होता है। पार्स इंटरमीडिया केवल 1 हार्मोन का स्राव करती है, जबकि पार्स नर्वोसा 2 हार्मोन का स्राव करती है। पीयूष ग्रंथि से स्रावित हार्मोन कायिक ऊतकों की वृद्धि, परिवर्धन एवं परिधि अंतःस्रावी ग्रंथियों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। पीनियल ग्रंथि मेलाटोनिन का स्राव करती है, जो कि हमारे शरीर की 24 घंटे की लय को नियंत्रित करता है, जैसे कि सोने व जागने की लय, शरीर का तापक्रम आदि। थायराइड ग्रंथि से स्रावित होने वाले हार्मोन थायरॉक्सिन आधारित उपापचयी दर, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के परिवर्धन और परिपक्वन, रक्ताणु उत्पत्ति, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के उपापचय, मासिक चक्र आदि का नियंत्रण करते हैं। अन्य थायराइड हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन हमारे रक्त में कैल्शियम की मात्रा को कम करके उसका नियंत्रण करते हैं। पैराथायराइड ग्रंथियों द्वारा स्रावित पैराथायराइड हार्मोन Ca2+ के स्तर को बढ़ाकर Ca2+ के समस्थापन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। थाइमस ग्रंथियों द्वारा स्रावित थाइमोसिन हार्मोन टी लिम्फोसाइट के विभेदीकरण में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कोशिका केंद्रित असंक्राम्यता प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। साथ ही थाइमोसिन एंटीबॉडी का उत्पादन भी बढ़ाते हैं, जो शरीर को असंक्राम्यता प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। अधिवृक्क ग्रंथि मध्य में उपस्थित अधिवृक्क मध्यांश और बाहरी अधिवृक्क वल्कुट की बनी होती है। अधिवृक्क मध्यांश एपिनेफ्रिन और नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन का स्राव करते हैं। ये हार्मोन सतर्कता, पुतलियों का फैलना, रोंगटे खड़े करना, पसीना आना, हृदय की धड़कन, हृदय संकुचन की क्षमता, श्वसन दर, ग्लाइकोजन अपघटन, वसा अपघटन को बढ़ाते हैं। अधिवृक्क वल्कुट ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, कोर्टिसोल और मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एल्डोस्टेरोन का स्राव करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ग्लाइकोजन संश्लेषण, ग्लूकोनियोजेनेसिस, वसा अपघटन, प्रोटीन अपघटन, रक्ताणु उत्पत्ति, रक्तदाब और ग्लोमेरुलर निस्पंदन को बढ़ाते हैं तथा प्रतिरोधक क्षमता को दबाकर शोध प्रतिक्रियाओं को रोकता है। खनिज ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स शरीर में जल एवं विद्युत अपघट्यों का नियमन करते हैं। अंतःस्रावी अग्नाशय ग्लूकागोन एवं इंसुलिन हार्मोन का स्राव करते हैं। ग्लूकागोन कोशिका में ग्लाइकोजेनोलिसिस तथा ग्लूकोनियोजेनेसिस को भी प्रेरित करता है, जिससे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। इसे हाइपरग्लाइसीमिया अति ग्लूकोज रक्तता कहते हैं। इंसुलिन शर्करा के अभिग्रहण और उपयोग को प्रेरित करती है और ग्लाइकोजेनेसिस के फलस्वरूप हाइपोग्लाइसीमिया हो जाता है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज मेलिटस मधुमेह नामक रोग हो जाता है। प्रजनन एंड्रोजन हार्मोन का स्राव करता है, जो नर के आवश्यक लैंगिक अंगों के परिवर्तन, परिपक्वन और क्रियाओं को, द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का प्रकट होना, शुक्राणु जनन, नर लैंगिक व्यवहार, उच्च पदक्रम और रक्ताणु उत्पत्ति को प्रेरित करता है। अंडाशय द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का स्राव होता है। एस्ट्रोजन स्त्रियों में आवश्यक लैंगिक अंगों की वृद्धि व परिवर्तन और द्वितीयक लैंगिक लक्षणों के प्रकट होने को प्रेरित करता है। प्रोजेस्टेरोन गर्भावस्था की देखभाल के साथ दुग्ध ग्रंथियों के परिवर्तन और दुग्ध स्राव को बढ़ाता है। हृदय की आलिंग भित्ति में एंट्रियल नाइट्रियूरिक कारक ANF जो रक्तदाब को कम करता है। वृक्क में एरिथ्रोपोइटिन का उत्पादन होता है, जो रक्ताणु उत्पत्ति को भी प्रेरित करता है। जठर आंतरिक पथ के द्वारा गैस्ट्रिन, सेक्रेटिन, कोलिसिस्टोकाइन, पैंक्रियोजाइमिन और जठर अवरोधी पेप्टाइड का स्राव होता है।